हेलो नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर संतोष पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी विभाग, फिरोज गांधी कॉलेज, रायबरेली। मैं अपने सभी विद्यार्थियों का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी इंडिया पर स्वागत करता हूं और ख़ास करके उन विद्यार्थियों का जिनके लिए आज की क्लास रिकॉर्ड की जा रही है। को करिकुलर एक्टिविटीज़ के तहत लखनऊ विश्वविद्यालय ने जो एग्ज़ाम करवा रहे हैं BA फर्स्ट सेमेस्टर के, उसके अंतर्गत योगा विषय को लेने वाले सभी छात्रों का मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं इस क्लास में। मैं पीछे आपको 9 क्लास दे चुका हूं, आज ये 10वीं क्लास है और हम इस क्लास में बात करेंगे आपके सिलेबस में जो यूनिट है, उस यूनिट में एक विषय है शारीरिक शिक्षा के मनोवैज्ञानिक आधार, यानी साइकोलॉजिकल बेसिस ऑफ फिजिकल एजुकेशन। आपको हमारी जो वीडियो मिलेगी उसमें लोगों में अंग्रेजी हिंदी दोनों में ये टाइटल लिखा होगा, साइकोलॉजिकल बेसिस ऑफ फिजिकल एजुकेशन, और हिंदी में शारीरिक शिक्षा के मनोवैज्ञानिक आधार। तो हम आज इस पर बात करेंगे कि जो ये हमारा फिजिकल एजुकेशन है, अगर इसके हम साइकोलॉजिकल बेसिस की बात करें तो किस प्रकार से इससे जुड़ता है, मनोविज्ञान फिजिकल एजुकेशन से किस प्रकार से जुड़ता है, कुल मिलाकर के हमको इस संबंध में आज बात करनी है। तो देखिए, आप जानते हैं मनोविज्ञान यानी मन का विज्ञान। मन के विज्ञान का अध्ययन करने के लिए हमें सबसे पहली बात जिसकी आवश्यकता होती है वो है किसी भी व्यक्ति का कार्य व्यवहार। किसी भी व्यक्ति का कार्य व्यवहार उसके मन के विज्ञान को सीधे सीधे बताता है। कहावत चलती है, जैसा खावे अन्न वैसा हुए मन। आप जिस प्रकार का अन्न खाते हैं उसी प्रकार से आपका मन होता है। यहाँ पर अन्न से तात्पर्य केवल गेहूँ, चावल, रोटी, दाल, मीट, मछली से, अंडे, मुर्गे संबंध नहीं है। यहाँ अन्न का संबंध आपकी ईमानदारी से है, आपके चरित्र से है, आपके सद्भाव से है, आपके धार्मिक सहिष्णुता से है, आपके भाईचारा से है, आपकी दया भावना कैसी है, आप उदार हैं या नहीं। तो दिन भर हम इन चीज़ों का भी भोजन करते रहते हैं। इसलिए भोजन से मतलब, अन्न से मतलब केवल जो हम निगलते हैं उससे मतलब नहीं है। हमारा जो दिन भर का, हमारे पूरे जीवन का जो कार्य व्यवहार होता है उससे है। तो हमारे जो पूरे जीवन का कार्य व्यवहार है वो हमारे जैसा होता है वैसा हमारा मन होता जाता है। आप जानते हैं कि मनोविज्ञान का जो प्रारंभ है, आरंभ है, वो अरस्तू के समय से समझा जाता है। समय समय पर इसकी तमाम परिभाषाएं होती रही हैं और इसी संबंध में शरीर तथा मन को भी भिन्न भिन्न तरह से समझा जाता रहा है। पहले क्या होता था? साधारणतः पहले ये समझा जाता था कि शरीर अलग है और मन अलग है। शरीर और मन एक दूसरे से अलग अलग कंपोनेंट हैं। लेकिन जो मॉडर्न साइकोलॉजी है वो इस विचार से सहमत नहीं है। मॉडर्न साइकोलॉजी कहती है कि शरीर तथा मन की एकता में कहीं कोई संदेह नहीं है। शरीर और मन दोनों का कोऑर्डिनेशन ही आदमी के कार्य व्यवहार को संचालित करता है। इसलिए जैसे मान लीजिए कि आपका मन खराब है, आपका मनोविज्ञान खराब है, आप कितना भी अच्छा भोजन कर लीजिए, आपकी बॉडी में वो मिनरल्स और प्रोटीन नहीं जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि चिंता एक जलती हुई चिता है। क्यों? चिंता का मतलब क्या? आपके जो मन का विज्ञान है वो चारों तरफ की तमाम विषयों से घिरा हुआ है और ऐसे में हमें तमाम प्रकार की बीमारियां होने लगती हैं। हम फल खा लें, जूस खा लें, भोजन कर लें, अच्छे से अच्छा कुछ भी इनटेक कर लें अपनी बॉडी में, लेकिन बॉडी उसको रिसीव नहीं करती है। क्यों? क्योंकि आपका जो मन है वो आपके शरीर से कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहा है। तो पहले ये कहा जाता था, लेकिन आज के जो मॉडर्न साइकोलॉजी है उसने सीधे सीधे बता दिया है कि हमारा जो शरीर है, किसी व्यक्ति का जो शरीर है वो सिर्फ हड्डियाँ, मांसपेशियाँ, ब्लड, रुधिर नलिकाएँ और त्वचा, यही सब नहीं है। इसके अलावा क्या है? हमारी संवेदना है, हमारी सोचने विचारने की क्षमता है, हमारे कार्य व्यवहार हैं, हमारे संवेग हैं, हमारी आदतें हैं, हमारी मैच्योरिटी है। तो ये सब मिल कर के ही किसी भी व्यक्ति के कार्य व्यवहार को
निर्देशित करते हैं और उसे दिशा निर्देश देते हैं। अब मनोविज्ञान का जो प्राचीन काल में अर्थ समझा जाता था वो था कि आत्मा के बारे में बात करना, और इसे इसीलिए कहा गया आत्मा का विज्ञान कहा गया। लेकिन प्रकृति और आत्मा की उत्पत्ति के विकास की जानकारी तो किसी को थी नहीं, इसलिए मनोविज्ञान की ये जो अवधारणा थी कि आत्मा के बारे में बात करना, इसको छोड़ दिया गया। फिर क्या हुआ, फिर इसको बदला गया। आगे चल करके और तमाम स्टडीज हुई और आत्मा के मनोविज्ञान वाले इस शब्द को बदल दिया गया। क्या कर दिया गया, आत्मा के विज्ञान को चेंज करके कर दिया गया मस्तिष्क का विज्ञान। मस्तिष्क का विज्ञान। अब मस्तिष्क के विज्ञान से मतलब क्या हुआ कि किसी के मस्तिष्क को पढ़ना। फिर तमाम लोगों ने इस पर सवाल उठाया कि भाई हम किसी के मस्तिष्क को कैसे पढ़ सकते हैं, तो फिर से इस पर विचार करने की आवश्यकता पड़ गई। और फिर बाद में तमाम स्टडीज हुई, तमाम रिसर्चेज हुई और आत्मा के विज्ञान को बदला गया मस्तिष्क के विज्ञान में, और मस्तिष्क के विज्ञान इस टर्म को बदला गया चेतना का विज्ञान, और इसे कहा गया चेतना के विज्ञान के रूप में इसे परिभाषित किया गया। अच्छा, स्टडी जब नई नई आने लगी तो इसे भी अच्छा नहीं समझा गया। क्यों? क्योंकि यह दिमाग के सचेतन और अचेतन के मन की व्याख्या नहीं कर सकता था। तो फिर क्या हुआ, फिर मनोविज्ञान ने इसको अपने अध्ययन द्वारा, अपनी स्टडीज़ के द्वारा और आगे बढ़ाया और इसे और ज़्यादा रिफाइंड किया। साइकोलॉजी के तमाम बड़े बड़े विद्वानों ने इसकी परिभाषा देने की कोशिश की। एक बड़े विद्वान है, उनका नाम है पिल्सबरी। पिल्सबरी कहते हैं कि मनोविज्ञान को मानव व्यवहार के विकास के रूप में सबसे अधिक संतोषजनक रूप से परिभाषित किया जा सकता है। क्या कहते हैं कि मनोविज्ञान को मानव व्यवहार के विकास के रूप में, यानी जो मनुष्य का बिहेवियर है, मनुष्य का जो व्यवहार है, वो धीरे धीरे डेवलप हुआ, उसका विकास हुआ, बस उसी रूप में हम सबसे ज़्यादा संतोषजनक तरीके से परिभाषित कर सकते हैं। मनोविज्ञान को मानव व्यवहार के विकास के रूप में सबसे अधिक संतोषजनक रूप में परिभाषित किया जा सकता है, ये कहते हैं पिल्सबरी। फिर एक और विद्वान आते हैं, उनका नाम है मैकडगल। वे कहते हैं मनोविज्ञान आचरण और व्यवहार का सकारात्मक विज्ञान है। मनोविज्ञान किसका सकारात्मक विज्ञान है? आचरण, आपका जो आचरण है और आपका जो व्यवहार है। आचरण से तात्पर्य क्या है कि आपका जीवन कैसा है, आपके जीवन की जो आंतरिक गुण हैं वे कैसे हैं, और व्यवहार आपके जीवन का जो बाह्य पक्ष है वो कैसा है, यानी आपके जीवन का आंतरिक पक्ष और आपके जीवन का बाह्य पक्ष, इन दोनों का सकारात्मक विज्ञान है मनोविज्ञान। फिर आज आते हैं एक वॉरेन कहते हैं मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो जीव और पर्यावरण के बीच परस्पर संबंध स्थापित करता है। जीव और पर्यावरण के बीच, यानी हमारे और इन्वायरमेंट के बीच में जो कोऑर्डिनेशन बनाता है वो है मनोविज्ञान। ठीक। फिर कई लोगों ने कहा कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। कई लोग कहते हैं मनोविज्ञान व्यवहार का सकारात्मक विज्ञान है। कई लोग कहते हैं ये अपने परिवेश में जीवन के समायोजन का अध्ययन है। अपने परिवेश में जीवन के समायोजन का, हम जीवन को कैसे समायोजित कर सकते हैं अपने एनवायरनमेंट में, ये उसका। अब हम अगर एक निष्कर्ष रूप में किसी एक परिभाषा की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि मनोविज्ञान को विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जाता है जो आनुवंशिकता, अनुभवों तथा वातावरण के गतिशील ताकतों से प्रभावित मानव जीव का अध्ययन करता है। मनोविज्ञान मानव व्यवहार के संदर्भ में उसके विकास और परिवर्तन का अध्ययन करता है ताकि व्यक्ति और जीवन और उसके समाज के लिए जिसमें वो रहता है व्यवहार सार्थक और महत्वपूर्ण हो सके। यानी कुल मिलाकर के ये कहा जा रहा है कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार के संदर्भ में उसके विकास और उसके परिवर्तन का अध्ययन करता है। मोटा मोटा आप ही समझिए, मनोविज्ञान क्या करता है? मानव व्यवहार के संदर्भ में अगर हम किसी ह्यूमन बिहेवियर का रेफरेंस लें तो ह्यूमन बिहेवियर का डेवलपमेंट कैसे हुआ और उसमें तमाम प्रकार के परिवर्तन कैसे हुए, पहले ह्यूमन का बिहेवियर कैसे था और उसके बाद फिर कैसे हुआ, उसके बाद फिर कैसा हुआ और आज ह्यूमन बिहेवियर कैसा है,
ये जो इसमें डेवलपमेंट हो रहा है और ये जो इसमें चेंजेज आ रहे हैं, ये जो इसमें परिवर्तन आ रहे हैं, इनको जो समझता है, जो समझाता है, हम उसे कहते हैं मनोविज्ञान। ठीक, अब हम आते हैं खेल मनोविज्ञान में कि खेल मनोविज्ञान से हम क्या समझ सकते हैं। खेल का मनोविज्ञान से मैं बता रहा हूँ कि इतना गहरा संबंध है, खेल का ही नहीं, दुनिया के किसी भी कार्य व्यवहार का मनोविज्ञान से बहुत सूक्ष्म और बहुत गहरा संबंध है। आप अब यहाँ पर मैं सिर्फ खेल की बात कर रहा हूँ मैंने अपने जीवन में इसे कई बार स्वयं अनुभव किया है, लेकिन मैं यहाँ खेल की बात करूँगा। देखिए क्या है, खेल का जो मनोविज्ञान है, जब आप खेल रहे होते हैं तो आपके अंदर सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ जीतने की प्रत्याशा होती है। क्या आपके दिमाग में कभी ये प्रत्याशा होती है कि हम हार जाएं? जी नहीं, कभी नहीं होती है। आपके दिलो दिमाग में हमेशा चलता रहता है, आपके मन का विज्ञान हमेशा आपको ये बताता रहता है, यू हैव टू विन, यू हैव टू विन, यू हैव टू विन, तुम्हें जीतना है, तुम्हें जीतना है। और आपकी जीत में किसी दूसरे की हार शामिल है, ये हमेशा ध्यान रखिए। आप कब जीतते हैं? जब दूसरा हारता है। तो दूसरे की महत्ता आपकी जीत में कितनी है? वो हारता है तब आप जीतते हैं। आपकी जीत सिर्फ आपकी जीत पर निर्भर नहीं है, आपकी जीत आपकी आधी है। और आधी क्या है? उसकी हार। आधी उसकी हार है, आधी आपकी जीत है। तो आधी हार और आधी जीत, तो इस तरह से आप जीत जाते हैं। तो दूसरे वाले की जो पराजय है वो आपकी विजय में बदल जाती है। लेकिन जब वो आदमी भी खेल में इसी भावना से आया है कि वी हैव टू विन, वी हैव टू विन, वी हैव टू विन, हमें जीतना है, हमें जीतना है, हमें जीतना है। आप भी इसी भावना से गए हैं, हमें जीतना है, हमें जीतना है, हमें जीतना है। अब आप बताइए, दोनों तरफ से जीतने की भावना है, लेकिन आप जानते हैं जीतेगा तो कोई एक। अब जो हारता है उसका जो बिहेवियर है, उसे समझने के लिए हमें मनोविज्ञान की शरण में जाना पड़ेगा। उसकी जो खीज होती है, उसकी जो ईर्ष्या, उसकी जो जलन हो सकती है, उसकी जो डाह हो सकती है, उसके मन में जो तमाम विकार आ सकते हैं, उसके हो सकता है वो गाली गलौज करने लगे। अब बाहर तो नहीं दे सकता है गाली गलौज, क्योंकि वो तमाम फाउल्स और तमाम नियम कानून बनाए गए हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो कुढ़ेगा, अंदर ही अंदर वो परेशान होगा। उस दिन वो खाना नहीं खाएगा, उस दिन उसका व्यवहार अजीब तरीके से होगा, उस दिन अपने बच्चों से, अपने परिवार में उसका बिहेवियर एकदम से बदल जाएगा। तो जब आप खेल खेलते हैं और आप जीतते हैं, तब आपका बिहेवियर बदल जाता है पॉजिटिव में। आपका जो बिहेवियर चेंज होता है वो पॉजिटिव चेंज आता है। लेकिन जब आप हारते हैं तो आपके बिहेवियर में एक नेगेटिव चेंज आता है। तो यही पॉजिटिव चेंज और नेगेटिव चेंज आपके जो बिहेवियर में है, मनोविज्ञान इसको रीड करता है। और क्या करता है मनोविज्ञान, खेल मनोविज्ञान? अब किसी खेल को खेलने के लिए आप कितनी मानसिक तैयारी है आपकी, मैं बता रहा हूँ आपको कि भौतिक तैयारी से ज़्यादा आवश्यकता है आपकी मानसिक तैयारी। आपकी मानसिक तैयारी कितनी है? कपिल देव की मानसिक तैयारी कितनी है? या विराट कोहली की मानसिक तैयारी कितनी है कि सामने वाली एक मजबूत टीम है, सामने बड़े बड़े बॉलर्स हैं, सामने बहुत अच्छे विकेट कीपर हैं, सामने की टीम बहुत अच्छा, मैं क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, क्रिकेट का उदाहरण से दे रहा हूँ कि आपको सबको समझ ज़्यादा आता है। सामने वाली जो टीम है उसका क्षेत्र रक्षण, उसकी फील्डिंग अव्वल दर्जे की है, और आप सामान्य फील्डिंग कर लेते हैं, आप सामान्य बैटिंग कर लेते हैं, आपके पास कोई इतना बड़ा बॉलर नहीं है जो पूरी दुनिया में इतनी धाक जमा रखी हो। तब आप कहाँ से मजबूत होते हैं? क्योंकि ये सब तो आपके थोड़े माइनस पक्ष हो गए हैं। तब हम मजबूत होते हैं अपने मानसिक स्तर से, अपने मानसिक लेवल से। तो किसी भी खेल को खेलने के लिए जो तैयार होने की आपकी अवस्था है, जो आपकी तैयारी है, वो सिर्फ भौतिक नहीं है, वो पूरी तरह से मनोवैज्ञानिक है। क्योंकि किसी भी चीज़ को, किसी भी खेल को या किसी भी क्षेत्र में अपने आप को जो जीतने की आपके अंदर लगन और ललक होती है, वो भौतिक नहीं हो सकती। हम अगर पढ़ाई की बात करें तो कोई विद्यार्थी अगर 10 घंटे पढ़ रहा है, उसके अंदर क्षमता 10 घंटे वो बैठ करके पढ़ सकता है, तो ये किसी काम की नहीं। मैं बता रहा हूँ आपको, आप 5 घंटे पढ़िए, 4 घंटे पढ़िए, लेकिन मानसिक दक्षता के साथ पढ़िए।
तो 10 घंटे आप पढ़ रहे हैं, आपका शरीर तो साथ दे रहा है, भौतिक रूप से आप मजबूत हैं तो 10 घंटे आप पढ़ सकते हैं, आपके रीढ़ की हड्डी बड़ी ताकतवर, 10 घंटे आप पढ़ सकते हैं बैठ करके। लेकिन वो 10 घंटे किसी काम का नहीं है। क्यों? क्योंकि मानसिक तैयारी आपकी पढ़ाई के प्रति ठीक नहीं है। तो अगर आप मानसिक तैयारी के साथ किसी भी काम को करेंगे तो कम से कम समय में आप उसमें दक्षता हासिल कर लेंगे। इसी तरह से खेल है, खेल में हमने उदाहरण दिया आपको कि आपकी फील्डिंग खराब है, आपकी बॉलिंग खराब है, आपकी बैटिंग खराब है, लेकिन अगर आपका मन विजयी है, आपका मन ताकतवर है, आपकी मानसिक क्षमता शक्तिशाली है, तो निश्चित रूप से आप खेल में विजय प्राप्त करेंगे। ठीक, तो ये हो गई दूसरी बात। अब हम तीसरी बात लेते हैं। तीसरी बात क्या है? प्रेरणा। मनोविज्ञान कहता है कि खेल में, अब चूंकि हम यहाँ खेल की बात कर रहे हैं इसलिए बार बार हम खेल की ही बात करेंगे और खेल के ही उदाहरण देंगे। थोड़ा भटकेंगे तो शायद इधर उधर से उदाहरण और आ जाएं, लेकिन प्रयास करूंगा कि खेल के ही सब उदाहरण मैं आपको दूं। हम बात करते हैं प्रेरणा की। जब हम खेल रहे होते हैं तो हमारे दिमाग में उस खेल के जो आइकॉन होते हैं, मैं फिर से क्रिकेट का उदाहरण ले रहा हूँ। गली मोहल्ले में छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं और जब वो बैटिंग करते हैं तो आज की डेट में किसको याद रखते हैं? विराट कोहली को। हम लोग जब खेला करते थे अपने बचपन में तो हम लोग याद करते थे सचिन तेंदुलकर साहब को, क्योंकि उस ज़माने में वो थे बड़े बल्लेबाज। आज जो बच्चे खेल रहे हैं उनके ज़माने में विराट कोहली साहब बहुत बड़े बल्लेबाज हैं। इसके ठीक 2, 4, 5 साल पहले की जो पीढ़ी है वो महेंद्र सिंह धोनी को आप जानते हैं, बहुत बड़ा नाम है क्रिकेट की दुनिया में, उनको याद रखता है। क्यों? क्योंकि वहाँ से वो प्रेरणा प्राप्त करता है। और फिर महेंद्र सिंह धोनी पर एक फिल्म भी देखी आपने कि किस प्रकार से एक छोटा सा बच्चा, जिनके पिताजी एक छोटी सी नौकरी करते हैं, ग्राउंड कीपर टाइप के हैं उनके पिताजी, और वहाँ पर वो बच्चा खेल के धीरे धीरे एक बहुत बड़ा नाम पैदा करता है पूरी दुनिया में, भारत में नहीं पूरी दुनिया में। तो हमें प्रेरणा प्राप्त होती है। मनोविज्ञान कहता है अगर आपको मोटिवेट नहीं है, आपको मोटिवेशन अगर नहीं मिल रहा है, तो आप कितने भी बड़े बल्लेबाज हों, कितने भी बड़े धावक हों, कितने भी बड़े मुक्केबाज हों, खेल के किसी भी क्षेत्र में आपका नाम कितना भी बड़ा क्यों ना हो, आपको हारना पड़ेगा ही। क्यों? क्योंकि आप कहीं से मोटिवेट नहीं हुए हैं। मोटिवेशन क्या करता है? हमारी धार को बनाए रखने में हमारी सहायता करता है, हमें तेज रखता है, हमें तेज तर्रार रखता है। और खेल में आपके जो सामने वाला है वो भी पूरी तेजी और पूरी तैयारी के साथ आया है, आप भी पूरी तेजी और आप भी पूरी तैयारी के साथ आए हैं। लेकिन अगर आप कहीं से मोटिवेट हुए हैं और सामने वाला थोड़ा कम मोटिवेट है, तो निश्चित रूप से सामने वाले को पराजय का सामना करना ही पड़ेगा। तो इसलिए अगर हम इसी को दर्शन के क्षेत्र में ले जाएं, हम इसी को किसी अन्य क्षेत्र में ले जाएं, तो हम तमाम उदाहरण दे सकते हैं। अगर हम पढ़ाई की बात करें तो आप नाम ले सकते हैं अब्दुल कलाम साहब का। कितनी गरीबी, कितनी ख़राब हालात और क्या क्या आपने सब जानते होंगे उनके बारे में, और वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए, कैसे किया अपने आप को? क्योंकि वे प्रेरित थे, उनके पीछे एक मोटिवेशन कार्य कर रहा था। उनको लगता था कि नहीं, मुझे इस मुकाम पर पहुंचना है जिसके आगे राह नहीं, यानी एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल करना है। तो ये कौन करता है? ये करता है आपका मनोविज्ञान। मनोविज्ञान आपको प्रेरणा देता है, प्रेरित करता है। अब हम एक अंतिम बात करेंगे खेल मनोविज्ञान की, कि यह विशेष परिस्थितियों में आपको ताकतवर रखता है। विशेष परिस्थितियों से मतलब क्या है? कि आप कोई खेल खेल रहे हैं और उसमें आपको चोट लग गई। मान लीजिए कि आप बैटिंग कर रहे हैं और बैटिंग में आपकी कलाई में थोड़ी मोच आ गई या आपके पैर में थोड़ी मोच आ गई। अब आप ठीक से भाग नहीं सकते, अब आप ठीक से बैटिंग नहीं कर सकते हैं, अब आप कवर ड्राइव नहीं कर सकते, पुल नहीं कर सकते हैं, गेंद को बाउंड्री के बाहर नहीं भेज सकते हैं। तो इस दशा में जो आपका मनोविज्ञान है सिर्फ वही आपकी मदद कर सकता है। क्यों? क्योंकि भौतिक रूप से तो आप डैमेज हो गए हैं, आपकी कलाई में चोट आ गई है, आपकी पैरों में मोच आ गई है, लेकिन एक जगह मोच नहीं आई है और वो है आपका मनोविज्ञान। वहाँ पर अभी कोई खरोंच नहीं है। अगर वहाँ खरोंच आ गई तो कलाई में चाहे जितनी ताकत हो, आप गेंद को पुल और हुक नहीं कर सकते हैं, निश्चित रूप से कभी नहीं कर सकते, ये मेरा दावा है। इसलिए आप विशेष परिस्थितियों में जो मनोविज्ञान है वो आपको ताकतवर बनाता है। अब हम चलते हैं अगले लेवल पर। अब जरा हम ये देखते हैं कि आपका जो शारीरिक प्रदर्शन है
इसको मनोवैज्ञानिक कारक किस तरह से इफेक्ट करते हैं, यानी आपकी जो फिजिकल परफॉर्मेंस है उसको साइकोलॉजिकल जो फैक्टर्स हैं वो उसको अफेक्ट करते हैं, वे प्रभावित करते हैं। आपकी शारीरिक प्रदर्शन को मनोवैज्ञानिक कारक किस तरह से प्रभावित करते हैं, किस तरह से अफेक्ट करते हैं, जरा इस संबंध में कुछ बात करते हैं और इस क्लास की हमारी ये अंतिम बात होगी। देखिए, मैंने पहले बता दिया आपको कि कोई भी खेल हो, कोई भी प्रतियोगिता हो, अगर उसमें आपको विन करना है, आपको अच्छा प्रदर्शन करना है, आप विन करें या ना करें, आप उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकें। कई बार ऐसा होता है कि हम हार भी जाते हैं तो भी हमें लगता है कि यार काम मैंने बहुत ऊंचा किया है। जी हाँ, बिल्कुल। कई बार होता है कि हम परीक्षा देते हैं, कंपटीशन देते हैं और पहली बार जो हमने कंपटीशन दिया तो हम फेल हो गए, लेकिन फेल हुए कितने नंबर से? 3 या 4 नंबर से। मान लीजिए 100 नंबर पर सिलेक्शन हुआ और हमारा आया 94, 95 नंबर, 90 नंबर, तो भी हम एक प्रकार से जीते हैं। क्यों जीत गए हैं? इसलिए कि हमने जितनी पढ़ाई की थी वो पूरी की पूरी हमने आज यहाँ पर उसे यूटिलाइज किया, उसे प्रयोग किया और उसी के कारण हमें 90, 94, 95, 96 नंबर आए हैं। ये आपको एक आशा और विश्वास दिलाता है कि अगली जो कंपटीशन है उसमें आप 105 नंबर पाएंगे और आप चयनित होंगे। तो क्या है, प्रतियोगिता में जीत और हार की बात नहीं है, प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने की बात है और उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे तो 99% परिस्थितियों में आप जीतेंगे ही, विजय आपको ही प्राप्त होगी। तो इस प्रकार की जो तैयारी होती है किसी खेल और प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने की, इसका जो आधार होता है वो होता है मनोवैज्ञानिक तैयारी। अगर आप मनोविज्ञान, आपके मन का विज्ञान अगर तैयार है, अगर आप मानसिक रूप से किसी प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए तैयार हैं, तो आपके कलाई की मोच और आपके पैरों की चोट किसी भी दशा में बाधा नहीं आ सकती है। मैंने क्रिकेट का एक मैच देखा था, मुझे कब याद तो नहीं है, उसमें रॉबिन सिंह एक खिलाड़ी हुआ करते थे और वो मैच 5वें 6वें नंबर पर बल्लेबाजी करने आते थे रॉबिन सिंह। वनडे इंटरनेशनल मैच था, शायद पाकिस्तान के साथ था, मैं कंफर्म नहीं हूँ लेकिन शायद। और आप समझ लीजिए कि उनको कॉलरा हो गया मैदान में ही, इतनी वोमिटिंग होने लगी रॉबिन सिंह को, इतनी वोमिटिंग कि मतलब एकदम कई उल्टियाँ उसी मैदान पर हो गई। लेकिन जीत के लिए वो आदमी इतना भूखा था, उसकी मनोवैज्ञानिक तैयारी की मैं दाद दूंगा। यही है मनोवैज्ञानिक तैयारी। इसके बावजूद वो व्यक्ति पानी पीता है, थोड़ा टहलता है और फिर से बल्लेबाज को बाउंड्री के बाहर भेजता है 6 रन के लिए। कैसे? शरीर में जान नहीं है, जान कहाँ है? दिलो दिमाग में जान है। उसका जो मनोविज्ञान है वो सॉलिड है, उसने तैयारी कर रखी है। ठीक, तो इस तरह से क्या करता है, उत्कृष्ट प्रदर्शन अगर आपको किसी खेल में करना है तो आपके मनोविज्ञान को बिल्कुल तैयार होना होगा। अब इसमें कुछ हेडिंग्स हैं जिन पर हम बात करते हैं। इसमें पहली हेडिंग है मानसिक क्षमता, मेंटल कैपेबिलिटी की। अब मेंटल कैपेबिलिटी क्या होती है? जैसे आपकी सोचने की शक्ति, आपका आत्मविश्वास, आपका कंसंट्रेशन यानी एकाग्रता, आपकी सोचने की शक्ति और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये हर व्यक्ति में अलग अलग होती है। किसी भी व्यक्ति में इसका लेवल सबसे जब ज़्यादा होता है तब वह सबसे बेहतर प्रदर्शन करता है। अगर आपकी एकाग्रता, आपके सोचने की शक्ति और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, अगर इन तीनों चीज़ों को कोऑर्डिनेट कर रही है आपकी बॉडी और आपका मन, तो क्या होगा? आप खेल में हमेशा और हमेशा उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे। और बेहतर मानसिक क्षमता के साथ जब आप खेलते हैं तो आप बेहतर प्रदर्शन करते हैं। और बेहतर मानसिक क्षमता कब आएगी? जब आपकी एकाग्रता, सोचने की शक्ति और सेल्फ कॉन्फिडेंस, इन तीनों में कोऑर्डिनेशन होगा तो निश्चित रूप से आपके अंदर उत्साह आएगा, आपके अंदर बहादुरी आएगी, आपके अंदर इच्छा शक्ति का जो लेवल है वो काफ़ी डोमिनेंट हो जाएगा, काफ़ी मजबूत हो जाएगा। फिर खेल में प्रदर्शन आपका बहुत ही उत्कृष्ट होगा। तो मानसिक क्षमता खेल के प्रदर्शन को इस तरह से बदल देती है। अब हम दूसरा आते हैं आक्रामकता। देखिए, आप जानते हैं एग्रेशन, जितने भी खेल होते हैं उसमें अगर आपको उत्कृष्ट प्रदर्शन करना है तो आक्रामकता की आवश्यकता है। आक्रामकता का मतलब कुछ और मत लीजिएगा, नेगेटिव अर्थ मत लीजिएगा कि
मारपीट कर देना और ये आक्रामक हो जाना। नहीं नहीं नहीं, आक्रामक का मतलब क्या, आप खेल में दूसरे के ऊपर हावी रहें। आक्रामक का मतलब ये है कोई दूसरा, जैसे मान लीजिए कि आप बल्लेबाजी कर रहे हैं तो कितना भी बड़ा से बड़ा बॉलर क्यों ना हो, आपके मनोविज्ञान में हमेशा ये बात रहनी चाहिए कि अगली गेंद को मैं बहुत आराम से खेलूंगा, है तो बहुत बड़ा बॉलर लेकिन मुझे आउट नहीं कर सकता है। ये जो एग्रेशन है आपको, आओ आओ बेटा तुम गेंद फेंको, मैं देखता हूँ कि मैंने सुना है कि तुम बहुत आउट करते हो, लेकिन मैंने भी ठान लिया है कि मैं आउट नहीं होऊंगा। सचिन तेंदुलकर जैसा व्यक्ति कि एक बार अगर किसी गेंद से आउट हुआ तो कहते हैं कि दोबारा उस तरह की गेंद से फिर आउट करना उनको बड़ा मुश्किल था। कैसे? वे अपने एग्रेशन द्वारा, अपने खेल की आक्रामकता द्वारा सामने वाले को हावी कर लेना, सामने वाले के ऊपर हावी हो जाना। तो जितना आपका हाई लेवल का एग्रेशन होगा उतना ही आपका खेल बेहतर होगा। ठीक, फिर हम आते हैं इसमें रुचि पर, इंटरेस्ट। रुचियां भी आप जानते हैं अलग अलग होती हैं। कुछ खिलाड़ी होते हैं जिनमें कुछ खेलों के प्रति ज़्यादा अच्छी रुचि होती है और कुछ खिलाड़ी उस खेल में अपनी रुचि कम प्रदर्शित करते हैं। किसी को किताबें पढ़ने की रुचि है, किसी को खेलने की रुचि है। तो इसलिए मैं इस बात से बहुत ज़्यादा सहमत हूँ और मैंने इसे प्रैक्टिकल भी करके देखा है कि जिस क्षेत्र में आपकी रुचि हो कृपया आप उसी क्षेत्र में जाएं। अगर रुचि के खिलाफ आप चले जाएंगे तब फिर बहुत गड़बड़ होगा। मैं आपको अपना उदाहरण बता दूं कि मेरे पिताजी ने मुझे साइंस, टेक्नोलॉजी, फिजिक्स और मैथमेटिक्स तो नहीं, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री मुझे बिल्कुल रुचि नहीं थी। मेरे पिताजी ने मेरा इंटरमीडिएट में एडमिशन करवा दिया फिजिक्स और ये सब लेकर के। मेरी इच्छा थी कि मैं लिटरेचर पढूं, हिंदी पढूं, इतिहास पढूं, मनोविज्ञान पढूं, एजुकेशन, शिक्षा शास्त्र पढूं, ये सब पढूं, मैं अंग्रेजी पढूं, संस्कृत पढूं। लेकिन किसी ने सलाह दी होगी मेरे पिताजी को, उन्होंने मेरा एडमिशन करवा दिया और आप मानिए कि इंटर में मैं 2 बार फेल हो गया। जी हाँ, मैं सच बोल रहा हूँ। इंटर में मुझे 2 बार फेल होना पड़ा, 96 और 97, 2 बार। फिर मेरे पिताजी ने कहा ऐसा है कि तुम पढ़ नहीं पाओगे, अब तुम खेती बाड़ी करो, तुम्हारे बस की बात नहीं है। और मुझे खेती बाड़ी में लगा दिया गया। मजदूर को ले जाना, दिन भर आलू खुदवाना, ये करवाना, पानी लगाना, गेहूँ बोना, दुनिया भर के खेती बाड़ी के काम। और फिर मैंने प्राइवेट फार्म भर दिया क्योंकि मेरे पिताजी बिल्कुल मुझे पढ़ाने के मूड में नहीं थे। मैंने प्राइवेट फार्म भर दिया और कहा तुमको जो करना हो करो, हमसे कोई मतलब नहीं है पढ़ाई से। मैंने प्राइवेट फार्म भरा और उस प्राइवेट फार्म भरने में मैंने अपने रुचि के विषय लिए। बस वहीं से मेरी ज़िंदगी में इतना बड़ा मोड़ आया कि आज आप देख रहे हैं कि ऊपर वाले ने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया। तो मैं रुचि, इस चीज़ को लेकर मैं विद्यार्थियों से बहुत ज़्यादा बात करता हूँ कि आपका जहाँ इंटरेस्ट हो कृपया आप उसी को पढ़ें। कोई भी विषय, कोई मैथ किसी हिंदी से बड़ा नहीं है और ना तो कोई हिंदी किसी मैथ से बड़ी है। सारे विषय एक समान हैं। अगर ऐसा छोटा बड़ा होता तो यूपीएससी सिर्फ मैथ को रखता, वो हिंदी, संस्कृत और अन्य भाषाओं को अपने सिलेबस में नहीं रखता है। सब विषय बराबर हैं, सब विषय एक जैसे हैं, जिसकी जहाँ रुचि हो। तो ये रुचि की बात है। अगर आपकी रुचि अच्छी है तो निश्चित रूप से आपका खेल बेहतर होगा। फिर प्रेरणा के बारे में मैंने बहुत अच्छे से विस्तार से पीछे बात कर ली है, यहाँ पर बात मैं नहीं करूँगा। हम अगली हेडिंग बात करेंगे यहाँ पर सामाजिक प्रवृत्ति, सोशल नेचर। अब खेलों के संदर्भ में आपका जो सोशल नेचर है वो कैसा होना चाहिए। मनोविज्ञान के हिसाब से अगर आप देखें तो देखिए ऐसा है, प्रत्येक व्यक्ति का स्वभाव अलग अलग है, प्रत्येक व्यक्ति का बिहेवियर अलग अलग है। अगर हम सोशल नेचर की बात करें तो कुछ व्यक्ति होते हैं जो अंतर्मुखी होते हैं और कुछ व्यक्ति होते हैं जो बहिर्मुखी होते हैं। अंतर्मुखी मतलब क्या? ज़्यादा लोगों से बातचीत नहीं करना, अपने अपने में खोए रखना। और बहिर्मुखी का मतलब क्या हुआ? जो भी मिल गया उसी को गले लगा लिया, उसी से हाथ मिला लिया, उसी से हंस बोल लिया, खेल लिया। तो ये बहिर्मुखी स्वभाव है। तो मनोविज्ञान कहता है कि देखिए खेल में आदमी का बहिर्मुखी होना आवश्यक है। क्यों? क्योंकि खेल एकल नहीं होता है, खेल टीम भावना से होता है। एक टीम में 11 खिलाड़ी हैं, 5 खिलाड़ी, 8 खिलाड़ी, 20 खिलाड़ी, 100 खिलाड़ी हैं। तो इसलिए आपको उन 8, 20, 11, 12, 25, 5 से क्या करना पड़ेगा? कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा। और अगर आप अंतर्मुखी हैं तो ये कोऑर्डिनेशन फिर संभव नहीं होगा। इसलिए अगर आप किसी खेल के लिए चयनित हो रहे हैं तो चयनकर्ताओं को इस बात पर विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जिस खिलाड़ी का हम चयन करें वो अंतर्मुखी ना हो, वो बहिर्मुखी हो। अब हम अगली हेडिंग बात करते हैं और वो है कॉम्पिटिटिव स्पिरिट।
यानी प्रतिस्पर्धा की भावना। खेल मनोविज्ञान के अंतर्गत आपके अंदर अगर कॉम्पिटिटिव स्पिरिट नहीं है तो आप आसान से आसान खेल और छोटा से छोटा खेल भी हार जाएंगे। एक अदना सा खिलाड़ी आपको हरा देगा अगर आपके अंदर कॉम्पिटिटिव स्पिरिट नहीं है तो। हिंदी में एक शेर है, कहते हैं कि तुम्हें भी अगर जिद है यहाँ बिजलियाँ गिराने की तो मुझे भी जिद है यहीं आशियाँ बनाने की। तुम्हें अगर जिद है यहाँ बिजलियाँ गिराने की तो मुझे भी जिद है यहाँ आशियाँ बनाने की। तुम गिराओ बिजलियाँ और हम बनाएंगे अपना घर। तुम फेंको पत्थर और उन्हीं पत्थरों से हम अपना महल बनाएंगे। तुम्हारे पत्थर हमें चोटिल नहीं करेंगे बल्कि तुम्हारे फेंके हुए पत्थरों से हम अपना एक महल बनाएंगे। क्या है ये है कॉम्पिटिटिव स्पिरिट, प्रतिस्पर्धा की भावना। आप मुझे हराना चाहते हैं, हराइए, मैं भी जीतना चाहता हूँ। आप मुझे हराना चाहते हैं, मैं आपको हराना चाहता हूँ। आइए देखते हैं इसमें कौन जीतता है। अब जिसकी भावना सर्वोपरि और बलशाली होगी इस स्पिरिट को लेकर के, उसका प्रदर्शन अत्यंत उत्कृष्ट होगा। और जिसका प्रदर्शन उत्कृष्ट होगा, मैंने बता दिया, वो हार जीत से परे हो जाता है। वो अपने प्रदर्शन को ध्यान में रखता है और प्रदर्शन अगर अच्छा है तो हार और जीत में से जीत ही होगी। हार बहुत कम मौक़ों पर ही आपकी होगी, इसलिए प्रतिस्पर्धा की भावना होना बहुत ज़रूरी है। अब हम एक अंतिम हेडिंग पर बात करेंगे और वो है टॉलरेंस, यानी सहनशीलता। सहनशीलता बहुत ज़रूरी है खिलाड़ी के अंदर। खेल और प्रतियोगिता क्या है, ये एक अगर आप जीत रहे हैं तो मैंने बताया ना, किसी दूसरे को हारना पड़ेगा। और यहीं पर सहनशीलता की आपके मापदंड की परिभाषा निर्धारित होती है कि एक खिलाड़ी कितना टॉलरेंस, उसके अंदर टॉलरेंस करने की क्षमता कितनी है। अगर आपके अंदर टॉलरेंस की क्षमता नहीं होगी तो आपके अंदर क्रोध आएगा, आपके अंदर एंजाइटी आएगी, आपके अंदर डिप्रेशन आएगा, आपके अंदर अवसाद आएगा, आपके अंदर चिंता आएगी। और आपके अंदर अगर चिंता, अवसाद और डिप्रेशन और क्रोध और ईर्ष्या, डाह, जलन और इस तरह की कुछ चीज़ें आती हैं तो आपके खेल के प्रदर्शन को ये चीज़ें बहुत बुरी तरह से प्रभावित करती हैं। इसलिए खेल मनोविज्ञान में सहनशीलता बहुत आवश्यक है। उदेति सविता ताम्र ताम्रेवास्तमेति च संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता। अच्छा खिलाड़ी कौन है? जो हार में भी और जीत में भी एक जैसा व्यवहार करे, उसकी सहनशीलता में कोई परिवर्तन ना आए। हार जाए कोई बात नहीं, ऊपर वाले ने मुझे हार लिखी थी, मैंने बेहतर प्रदर्शन किया है, कोई बात नहीं, आज मेरी हार कल मेरी विजय पताका फहराएगी। आज मेरी हार कल मुझे विजय का हार मेरे गले में डालेगी। ये आत्मविश्वास आपके अंदर होना चाहिए। और ये कहाँ से आएगा? जब आपके अंदर टॉलरेंस होगा। आप हार को टॉलरेट करने की क्षमता रखेंगे। हार को टॉलरेट करने की क्षमता नहीं रखेंगे तो क्रोध, चिड़चिड़ापन आएगा और फिर वो आपके खेल को प्रभावित करेगा। तो इस तरह से आज मैंने देखा इस क्लास में कि खेल शारीरिक शिक्षा में जो मनोविज्ञान है उसका क्या आधार हो सकता है, साइकोलॉजिकल बेसिस ऑफ फिजिकल एजुकेशन। जितना मुझे समझ में आया वो मैंने आपसे बात की। मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि मैं साइकोलॉजी का और फिजिकल एजुकेशन का प्रोफेसर विशेषज्ञ नहीं हूँ। बस को करिकुलर एक्टिविटीज़ के अंतर्गत जो आपका पेपर है, मैं उस पर इतना प्रयास करता हूँ कि आपका पेपर थोड़ा आसानी से हो जाए वो। और जो कुछ मुझे थोड़ा बड़ा आता है वो मैं आपसे अपनी बातें शेयर करता रहता हूँ। आता क्या है, मैं भी पढ़ता रहता हूँ इधर उधर से ढूंढ के, और उसी को पढ़ करके आपके बीच में उन चीज़ों को बताता रहता हूँ। तो चलिए, हमारे विद्यार्थी हमारे साथ इतनी देर बने रहते हैं। मैं अपने सभी विद्यार्थियों का आभार प्रकट करता हूँ। इसलिए आभार प्रकट करता हूँ कि वो अच्छे से पढ़ रहे हैं, अच्छे से लिख रहे हैं, अपनी ड्यूटी को पूरी ईमानदारी के साथ निभा रहे हैं। तो ऐसे सभी ईमानदार विद्यार्थियों को नमस्कार। अगली वीडियो में बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी।